आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। तारीख है 9 अगस्त, दिन है सोमवार, और आज किन खबरों पर हम बात करने वाले हैं, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस याचिका के बारे में जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और कहा है कि बिना ट्रायल डेटा सार्वजनिक किए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी कैसे दे दी गई। क्या है इस पर तर्क और क्या सरकार ने इस पर कोई जवाब दिया है, बताएंगे आपको। और फिर सड़क से चलेंगे संसद की तरफ और जानेंगे कि ओबीसी आरक्षण बिल और पेगासस विवाद पर आज वहां पर क्या हुआ, किसने क्या कहा, सुनाएंगे आपको। और आखिर में फिक्र करेंगे थोड़ी सी पर्यावरण के मुद्दे पर और बताएंगे आपको कि संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर कौन सी अहम रिपोर्ट आई है। तो होगा ये सब कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं आज की हेडलाइंस। MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने मिलकर कोरोना संक्रमण का जल्द पता लगाने और उससे बचाव को लेकर एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है, जिसकी मदद से न सिर्फ लार के नमूनों से कोरोना संक्रमण का पता लग सकेगा, बल्कि यह 1 घंटे में कोरोना के वेरिएंट की भी जानकारी दे देगा। तेल के दाम पर अंकुश लगाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से पीएम मोदी ने आज पाम ऑयल के उत्पादन को लेकर एक राष्ट्रीय योजना का ऐलान किया है, जिसके लिए सरकार करीब 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार साल 2025-26 तक देश में पाम ऑयल का उत्पादन 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक तक करेगी। राज्यसभा सदस्य वी शिवदासन के एनएसओ ग्रुप के साथ ट्रांजैक्शन पर सवाल पूछे जाने पर रक्षा मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में कहा है कि एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मंत्रालय का कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कोर कमेटी के साथ अलग से मंथन किया। वहीं दलितों के दिल में जगह बनाने के लिए बीजेपी बसपा के जय भीम के जवाब में जय अंबेडकर का नारा बुलंद करेगी। दिल्ली पुलिस ने फर्जी वीजा नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 83 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं, जिनमें से 10 पासपोर्ट नेपाली हैं। इनके पास से 15 रूस के फर्जी वीजा भी बरामद हुए हैं। 4 फर्जी वीजा की रशियन स्टंप भी बरामद की गई है। आरोपियों के पास से वीजा पर लगने वाले सैकड़ों मोनोग्राम भी बरामद हुए। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में बन रहे हज हाउस मामले में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसी भीड़ और ऐसे नारे देखकर भारत का मुसलमान सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसके बाद विशाल तिवारी नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर हॉकी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल घोषित करने की मांग की है। कोरोना वैक्सीन ट्रायल का डेटा सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। सुनवाई के दौरान बेंच ने देश में वैक्सीन को लेकर झिझक की समस्या का भी जिक्र किया। इसके अलावा कोर्ट ने वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह पहली बार है जब वैक्सीन ट्रायल डेटा को बिना सार्वजनिक किए इतने बड़े लेवल पर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल जैकब पुलियल नाम के एक शख्स ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल का डेटा सार्वजनिक करने की मांग की थी। पिटिशनर ने कहा कि लोगों को कोरोना वैक्सीन के ट्रायल डेटा के बारे में जानने का हक है। इसी याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार को कोरोना वैक्सीन से संभावित समस्याओं और खतरे के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आज तक रेडियो की रिपोर्टर अनीशा माथुर से बात की और उनसे पूछा कि याचिका में कुछ डेटा को लेकर मांग रखी गई है कि उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए, तो ये डेटा क्या है और इस डेटा से जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, ये याचिका जो है ये जेकब पुलियल डॉक्टर हैं जो पहले हेल्थ एडवाइजरी कमेटी में भी थे, उनकी याचिका है। वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के ट्रायल खत्म होने से पहले ही, क्योंकि इन सबको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देकर बाजार में उतार दिया गया है, लाखों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है,
तो ये ट्रायल का डेटा सार्वजनिक होना बेहद जरूरी है ताकि ये पता लग सके कि वैक्सीन कितनी कारगर रही है, किस एज ग्रुप, किस जेंडर, किस तरह के लोगों का कितनी कारगर रही गई है, उसमें से क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, वो सब भी जो ट्रायल डेटा निकलता है, ताकि जो क्योंकि ट्रायल जो हुआ है वो सिर्फ उन कंपनियों के द्वारा किया गया है जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, और उनका तो कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो ये नहीं चाहती कि जो भी गड़बड़ियां हैं वैक्सीन में वो सार्वजनिक हो। और क्योंकि अब वैक्सीन को लेकर वैक्सीन मैंडेट निकल आई है, सरकार अलग अलग जगहों पर सरकार ने रूल बना दिए हैं कि अगर आपके पास आपने वैक्सीन नहीं लगा रखी तो आप कहीं कुछ जगहों पर जा नहीं सकते, या कुछ ऑफिसों ने ये मैंडेट निकाल दी है कि अगर आपके पास आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आप ऑफिस नहीं आ सकते। तो इस मैंडेट की वजह से, इस कंपल्सरी वैक्सीन की वजह से देश के लोगों को ये हक है जानने का कि उनके शरीर में जो जा रहा है वो क्या है, किस चीज से बना है, कैसे बना है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। अब इस पिटीशन में, इस याचिका में 4 चीजें मांगी गई हैं। एक तो ये कि ट्रायल डेटा सार्वजनिक किया जाए, जो भी कुछ अगर किसी को रिएक्शन होता है उसके बारे में टोल फ्री नंबर होना, कुछ रिसर्च डेटा कलेक्ट करने के लिए नंबर होना चाहिए जहाँ पे हेल्पलाइन पे सब लोग फोन करके बता सकें अगर उनको कुछ हुआ है। वैक्सीन मैंडेट जिस तरह से कई जगह पर हो रही है उस पर भी सवाल उठाया गया है। तो इन्हीं सबको लेकर ये याचिका दाखिल की गई है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पेचीदा सवाल ये भी उठाया है कि इस तरह से अगर आप वैक्सीन की एफिशिएंसी पे सवाल उठाते हैं तो क्या इस तरह के सवाल उठाने से लोगों में और डर नहीं बैठेगा, क्योंकि वैसे ही हिंदुस्तान में हमने देखा है कि कई जगह पर लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। तो कोर्ट ने ये सवाल उठाया है कि क्या इस तरह के वैक्सीन की एफिशिएंसी पर, वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स पर शंका उठाने वाली अगर पिटीशन सुनी जाए तो क्या लोगों में और सवाल नहीं उठेंगे, लोगों में और डर नहीं बैठेगा। लेकिन प्रशांत भूषण जो पिटीशन याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि डर वैक्सीन का इसीलिए है क्योंकि डेटा नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं वैक्सीन से क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो एक बार ये डेटा सामने आ जाएगा तो लोगों के जितने शक शुबे हैं सब दूर हो जाएंगे, और वैसे भी अपने शरीर में क्या जा रहा है ये जानने का हर किसी को हक है। तो अभी इन्हीं सबको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार, ICMR सबको नोटिस जारी किया है, इस याचिका पर जवाब देने को कहा है। वैक्सीन के बाद समस्या और संक्रमण होने पर टोल फ्री नंबर की मांग भी रखी गई है ताकि इससे संबंधित डेटा भी इकट्ठा किया जा सके। क्या बाकी देशों में ऐसी व्यवस्था पहले से है? देखिए, वैक्सीन के बाद कोई भी रिएक्शन होता है अगर, तो हमारे देश में भी ये कहा तो जा रहा है कि अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको कुछ हुआ है। खास तौर से एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन बनाने के लिए याचिका में बात की गई है। और इस याचिका में ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि यूरोप के कई देशों में ऐसे ही टोल फ्री नंबर है, अमेरिका में ये ट्रैकिंग हो रही है कि साइड इफेक्ट्स क्या है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रशांत भूषण ने अपने आर्ग्यूमेंट में, अपनी दलीलों में सबसे बड़ी बात यही रखी कि हिंदुस्तान में इस तरह की ट्रैकिंग अभी तक नहीं हो रही है, जबकि US में, अमेरिका में और यूरोप में कई लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ जो भी वैक्सीन मिल रही है उससे बुरा रिएक्शन हुआ। इनफैक्ट उन्होंने ये एक स्टडी साइट की है कि 3000 से ज्यादा मौतें हुई है US में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वैक्सीन को लेकर। इस वजह से वहां पर भी ये काफी लड़ाई चल रही है कि किस तरह से डेटा पब्लिक होना चाहिए। यूरोप में भी बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हुई है और हिंदुस्तान में भी कई लोगों को कॉम्प्लिकेशन हुई है, लेकिन ये डेटा ट्रैक नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये पिटीशन दाखिल की गई है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो सार्वजनिक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि और देशों में भी इस तरह की ट्रैकिंग चल रही है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज संसद के दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हुई। दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय से जुड़े कुछ बिल लोकसभा में पारित हो गए। पेगासस मामले में भी खूब शोर शराबा हुआ, लेकिन OBC आरक्षण में कांग्रेस समेत
15 विपक्षी दलों ने सरकार का समर्थन किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि संसद में सरकार ओबीसी सूची में नाम जोड़ने का अधिकार राज्यों को देने वाला जो बिल है उसे लेकर आ रही है, जिसका हम समर्थन करते हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम विपक्ष होने की जिम्मेदारी समझते हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते एक जिम्मेदारी हम जानते हैं और इसके लिए आज सारे विपक्ष दलों ने आज ये फैसले लिए हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 127 ये जो आप इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसके साथ हिंदुस्तान की हमारे पिछड़े वर्ग की लोग की ताल्लुकात है, हम लोग ये सदन में जब 102 अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, बोलने दीजिए, जब ये सदन में 102 अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, हम लोग सरकार को ये नसीहत दी थी, ये सचेत किया था कि आप प्रदेशों की अधिकार को हनन मत किया करो, लेकिन ये सरकार हमारे बात सुन रहा नहीं। ये बहुमत की बाहुबली से हमारी बात नहीं सुने गए। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब हिंदुस्तान की आम लोग, हिंदुस्तान की पिछड़े वर्ग लोग जब आंदोलन रहते हैं तो ये उनकी आंदोलन की डर के मारे चपेट में आ चुके हैं। हो गया। अभी ये मानने के लिए तो कहीं धूप रही कहीं छांव, क्योंकि पेगासस पर ऑपोजिशन अब भी अपनी मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार इस पर बहस करने से बच रही है। सरकार का कहना है कि ये विरोध राजनीतिक है। तो हमने बात की इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से और जाना कि पहले तो ओबीसी मामले में विपक्ष का स्टैंड क्लियर नहीं था, लेकिन अब वो सरकार के साथ है। ये बदलाव क्यों है? देखिए, विपक्षी दलों और सरकार दोनों के लिए कहीं ना कहीं राजनीति बहुत अहम चीज है। इस बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 127। ये बिल पे सहमति बन गई कि इस बिल को पास करने दिया जाएगा। तो क्यों आ गए विपक्ष और सरकार, जो कि पिछले 3 हफ्तों से एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। आंकड़ों के हिसाब से करीब सिर्फ 17% प्रोडक्टिविटी रही है दोनों हाउसेस की। और अगर आपको याद हो तो सरकार ने इस बात का भी कहा था कि राज्यों में जो ओबीसी बच्चे हैं, राज्यों के जो ओबीसी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें भी एडमिशन में ओबीसी की पहल करेंगे। अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री ने अपनी जो अभी हाल में कैबिनेट रिशफल की थी जुलाई के महीने में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि करीब 27 के करीब ओबीसी अब सांसद जो हैं वो अब मंत्री बन चुके हैं। यानी ओबीसी एक बड़ा धड़ा है वोटर्स का, इसलिए विपक्ष उसको विरोध नहीं कर सकता इस बिल का। सरकार ने एक पैंतरा चला कि 3 हफ्ते उसने हल्ले और शोर के बीच में अपने बिल पास कराए अपनी संख्या बल पे, और अब आखिरी हफ्ते में सरकार की कोशिश है कि एक ऐसा बिल जिसको विपक्ष पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से विरोध नहीं कर सकता, उसको ले आया जाए। तो विपक्ष उसके सामने मजबूर हो चुका है और विपक्ष ने तय किया है कि वो तमाम चीजों पे बेशक विरोध करता रहे, लेकिन इस बिल पे विरोध नहीं करेगा। इसका कारण भी आप देखिए कि अगर कांग्रेस इस बिल का विरोध करती है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। अगर समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है तो उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा, बीएसपी को नुकसान होगा। यही नहीं, कांग्रेस का जो एक बड़ा सहयोगी दल है डीएमके, तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां ओबीसी की संख्या 50 से कहीं ज्यादा है, वहां विरोध हो सकता है कांग्रेस का और डीएमके का। इसलिए कुल मिलाकर के कहें कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो सर्वोपरि रही है और विपक्षी दलों ने और सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि वोट के मामले में सभी दल एक हो सकते हैं। राहुल जी, संसद में आज कई मुद्दों पर हंगामा हुआ, तो कैसा रहा ओवरऑल आज संसद का दिन? कुछ इस बारे में भी बताइए। देखिए, हाउस में आज भी वही मामला चलता रहा। शुरुआत में टोक्यो में जो भारत के स्पोर्ट्स पर्सन जो खिलाड़ियों द्वारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसके बारे में एम वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उन्होंने सबको बधाई दी, उनकी तारीफ करी। और उसके बाद जो तुरंत प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई उसमें हो हल्ला पेगासस मामले को लेकर के शुरू हो गया। तो करीब 2-3-4 डिसरप्शन हुए, एडजर्नमेंट हुए राज्यसभा में और 4 डिसरप्शन हुए लोकसभा में। और उसमें यही रहा कि पेगासस मामले पे डिबेट कराइए, सरकार अड़ी रही कि ये मैन्युफैक्चर्ड मुद्दा है और हाउस की प्रोसीडिंग्स नहीं चल पाई। लेकिन
इस सब के बावजूद वही हुआ कि विपक्ष ने कहा कि विपक्ष की आवाज को जो है सरकार दमन कर रही है, उसके अपनी मर्जी से बिल पास कर रही है। तो लोकसभा ने एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल है कि जो इंश्योरेंस है किसी बैंक अकाउंट के धारक का, बैंक अकाउंट धारक का, उस पे 1 लाख का जो बीमा होता था उसको 5 लाख बढ़ाया था, लेकिन वो पैसा पहले मिलने में बहुत समय लगता था। तो इसको लेकर के आज एक बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में, जो कि ये सारी त्रुटियां जो थी वो दूर कर दी गई हैं। इसके अलावा सरकार ने एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल है, ये भी पास करा लिया निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में। हैरत की बात यह है कि बिल राज्यसभा में आया और राज्यसभा में भी तुरंत पास हो गया, जबकि डीएमके के तिरुचि शिवाजी ने इसके खिलाफ डिवीजन की मांग करी। यानी जो विपक्षी दल अभी तक हाउस नहीं चलने दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बिल पे हमें डिवीजन चाहिए, लेकिन सदन में मौजूद लोगों की संख्या इतनी कम थी तो सिर्फ 44 लोगों ने कहा सरकार के विपक्ष में हैं, 79 लोग 79 वो एमपीज ने कहा कि वो सरकार के साथ हैं। इन सब तमाम दावों के बावजूद आज सदन में, राज्यसभा में विपक्ष जो है वो अपनी संख्या बड़ी नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी जानकारी के लिए। 3 महीने बाद ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया की सबसे अहम बैठक होने वाली है। इसे कहते हैं COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 197 देश इसमें शामिल हैं। तो COP संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है और इसका 26वां संस्करण नवंबर में होगा। लेकिन उससे पहले इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पर्यावरण को लेकर चिंता जताई गई है। IPCC भी UN की एक बॉडी है जिसे 1988 में क्लाइमेट चेंज के विज्ञान को समझने के लिए और उसकी बुनियाद पर सरकारों को तथ्यपरक वैज्ञानिक सूचना देने के लिए बनाया गया था। ये सालाना रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज के लिहाज से बेहद अहम इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इसी के आधार पर COP की बैठकों का एजेंडा तय होता है। तो आज जो रिपोर्ट IPCC की आई है उसमें कहा गया है कि पृथ्वी की औसत सतह का तापमान साल 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। UN ने तो यहां तक कहा है कि दिस रिपोर्ट इज कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी, यानी ये रिपोर्ट मानवता के लिए खतरे की घंटी है। साथ ही UN इन हालात के लिए इंसानी जाति को ही जिम्मेदार ठहराता है। तो इस रिपोर्ट के की पॉइंट्स और इसमें पर्यावरण को लेकर जो चिंताएं जताई गई हैं उसके बारे में मैंने जाना क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करने वाले पर्यावरणविद हृदेश जोशी से। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि IPCC की जो 3 रिपोर्ट आनी है उनमें की पहली रिपोर्ट है और लगातार 1990 से ये रिपोर्ट्स आ रही है। तो इन रिपोर्ट्स में जो इस रिपोर्ट में भौतिक विज्ञान के आधार पर पूरा जो आकलन है जलवायु परिवर्तन के सिनेरियो का उसका किया गया है। इसके मुख्य बिंदु जो आपने पूछे उनमें पहला तो ये है और जो बहुत चिंताजनक है वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो साइंटिस्ट बता रहे हैं हमें कि कम से कम सदी के मध्य तक बढ़ती रहेगी, तापमान बढ़ता रहेगा। जो तापमान वृद्धि की बात हम सोच रहे थे पेरिस सम्मेलन के समय कि 1.5 से 2 डिग्री के बीच हम कंट्रोल कर पाएंगे क्या, अब ये स्पष्ट संकेत हैं कि वो नहीं होने जा रहा है। यानी तापमान की वृद्धि जो है वो इससे भी कहीं ज्यादा होगी। अभी ऑलरेडी जो तापमान है वो 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी 1850 को हम बेसलाइन मानते हैं, वहां के मुकाबले 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है। और अभी जिस तरह की हरकतें चल रही हैं, यानी सरकारें जैसे अभी काम कर रही हैं, उसके हिसाब से कम 3 डिग्री तापमान की वृद्धि जो है वो इस सदी में होगी, जो कि बहुत ही विनाशकारी हो सकती है। क्योंकि 2 डिग्री का मतलब जो है उसके आगे 3 डिग्री का मतलब वो 1 डिग्री के अनुपात में नहीं होता, वो कई गुना ज्यादा विनाशशीला हो सकती है। इसमें भारत के लिहाज से अगर देखा जाए जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि ग्लेशियर्स जो हैं, हिंदुकुश हिमालय ग्लेशियर, उन पर बहुत बड़ा खतरा है। 200 करोड़ की आबादी जो है उसको जल संकट और खाद्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा तमाम ऐसे बिंदु इस रिपोर्ट में कहे गए हैं जो जैसे कि समुद्री जल स्तर की वृद्धि जो है 3000 वर्षों में सबसे तेजी से हो रही है, आर्कटिक समुद्री बर्फ जो है वो 1000 सालों में सबसे कम है। तो इस तरह की जो बातें हैं उससे साफ पता चल रहा है। और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि अगर अगले हम 10 सालों में जो हमने प्लेज लिया है कि हम कार्बन इमिशन को कट करने के लिए बड़े कदम उठाएंगे, वो नहीं उठाएंगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती। भारत जैसे विकासशील देशों पर इस 2 डिग्री वाले लक्ष्य का असर कैसे पड़ेगा और ये किस तरह की चुनौतियां होंगी?
ये देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि भारत जो है वो 7500 किलोमीटर की समुद्री तटरेखा वाला देश है। यहाँ पर ज्यादातर खेती 50% से ज्यादा जो है वो बारिश पर निर्भर है, और यहाँ पर जो है 10,000 से ज्यादा छोटे बड़े ग्लेशियर हैं। तो हम बहुत ही क्लाइमेट सेंसिटिव ये देश है। तो ये जो रिपोर्ट कह रही है कि समुद्र का जो जलस्तर, न केवल जलस्तर बढ़ेगा बल्कि तापमान भी बढ़ता रहेगा, उससे जो आप देख ही रहे हैं कि जो क्लाइमेट जो साइक्लोन्स आ रहे हैं वो उनकी संख्या और तीव्रता बढ़ेगी। तो उससे भारत की जो 25 करोड़ की करीब आबादी जो है, जो समुद्र तटरेखा के आसपास रहती है और उसी पर उसकी जीविका निर्भर है, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, नंबर 1। नंबर 2, भारत की जीडीपी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हीट वेव्स बढ़ेंगी और सूखा पड़ना तेज होगा तो उसके हिसाब से भारत की जो है पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा हमें एडेप्टेशन के लिए और मिटिगेशन के लिए, यानी लोगों को सही सुरक्षित जगहों में बसाने के लिए, और जो नुकसान होगा उसका भी। जैसा आपने अभी देखा कि पहले तो पहाड़ों में भूस्खलन होते थे और बर्बादी होती थी, लेकिन अब पश्चिमी तटरेखा पर आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे में कितनी बड़ी तबाही आई और सह्याद्री भी खतरे में है। तो इस हिसाब से भारत और विकासशील देश जो पहली एक रिपोर्ट्स कह भी चुकी हैं कि उनको क्लाइमेट चेंज और गरीब बना रहा है, जितने वो गरीब हैं, क्योंकि पीछे धकेलता जा रहा है। तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ एशिया के तमाम देश और दूसरे जो एलडीसी नेशन कहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। पर्यावरण की चिंताओं को लेकर जब भी कदम उठाने की बारी आती है देश, तो अमेरिका जैसी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज पर आरोप लगाने लगती हैं। तो क्या इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहेगा? और क्या यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन COP26 समिट के दौरान बनने वाली रणनीतियों पर अमल करा पाएंगे? ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा संशोधित करते हुए बोलूंगा, उनका ये कहना कम रहता है कि आपने कदम नहीं उठाया। वो ये इस बात से आंखें चुराते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया। ये सबको मालूम है कि अमेरिका जो है वो अभी तक ग्लोबल जो हिस्टोरिक कार्बन जो एक्यूमुलेशन है, जो स्पेस में कार्बन जमा हुआ है, उसका सबसे बड़ा दोषी है, और चाइना जो है इसमें सबसे ज्यादा इमिशन कर रहा है। तो ये दो देशों के इमिशन अगर मिला दिए जाएं तो ये करीब 40% से ज्यादा इमिशन तो इन्हीं दो देशों के हैं जो पूरे हो रहे हैं। यानी 100 अगर किलो का हम नुकसान कर रहे हैं तो 40 किलो का नुकसान ये दो देश ही कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं गरीब देश और विकासशील देश? कह रहे हैं कि आप हमें साफ टेक्नोलॉजी दीजिए अगर आप चाहते हैं कि हम कोयला न जलाएं, और आप हमें पैसा दीजिए ताकि हम अपनी जो लोग हमारे बर्बाद हो रहे हैं, खेत डूब रहे हैं, समुद्र के किनारे रहने वाली जनता डूब रही है, उनको सही जगहों में बसाएं। तो $100 बिलियन पर ईयर के जो फंड की बात चल रही है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसे कहा जाता है, उसकी मांग जरूर करेंगे। अगले जो जिस जिक्र का आप कर रहे हैं नवंबर में होने वाले सम्मेलन को लेकर विकासशील देश जरूर वो मांग करेंगे, और वो ये मांग भी करेंगे कि उनको क्लीन टेक्नोलॉजी मिले। और सबसे बड़ी मांग तो ये होनी चाहिए जो रिपोर्ट कह रही है कि ड्रास्टिक स्टेप्स उठाए जाएं। जब तक ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाए जाएंगे कार्बन इमिशन को रोकने की, यानी कोयला जलाना जो है, ना केवल ये देश बंद करें नेट जीरो हासिल करने के लिए, बल्कि दूसरे देशों में फंडिंग करते हैं कोयले के बिजली घरों की, उसे भी बंद करें। ये थे पर्यावरणविद हितेश जोशी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो से बात करने के लिए। तो आज के लिए दिन भर में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट जरूर बताइएगा, और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ कहना सुनना हो, कोई सुझाव हो, शिकायत हो, तो मेल कीजिएगा radio@aajtak.com पर। और हाँ, एक बात याद दिला दूं कि हमारे म्यूजिकल पॉडकास्ट गजल साज में रेशमा सीजन का कल 5वां पॉडकास्ट अपलोड हो गया है, जिसमें मैंने बताया है कि बॉबी फिल्म में एक गीत गाने के लिए रेशमा ने राज कपूर के सामने कौन सी शर्त रखी थी। तो सुनिएगा जरूर, कुछ किस्सों के लिए, कुछ बेहतरीन गजलों के लिए रेशमा की आवाज में। और ये तो आप जानते ही हैं कि आपका आज तक रेडियो और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद है, जैसे कि जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, पॉकेट कास्ट, गाना, स्पॉटिफाई वगैरह वगैरह। तो वहां भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। और आज का पॉडकास्ट प्रोड्यूस किया था प्रतीक वाघमारे ने, और साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।